हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2, जिसे एसके झा सर द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा बुक है, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टॉप लेवल के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में नंबर को बढ़ा देगा, वैसा क्वेश्चन सब इसमें डाला गया है। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें। यदि आप ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आज के इस सेट में आपको 15वां सेट होने जा रहा है। आज जो है यह मैथ का 15वां सेट होने जा रहा है, यानी 15। और इससे पहले 14 सेट मैंने कंप्लीट करवा दिया है मैथ का। उसको आप नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेट 15 का यह पहला क्वेश्चन है, 46 नंबर, और इसमें पूरे 46 से लेकर के और 70 तक का क्वेश्चन मिलने वाला है, पूरा 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए। देखिएगा यहां पे इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 46 नंबर कहता है कि एक पात्र में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण। ध्यान से समझिएगा कि शराब और पानी का जो मिश्रण है वह 3:1 के अनुपात। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में शराब और जल का अनुपात 1:1 हो जाए। यहां पे बोला जा रहा है कि मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए। तो यहां पे देखिएगा, मिश्रण में से कुछ भाग निकाले जाने के बाद अनुपात। यहां पे मेन चीज है, इसको समझिएगा। यहां बोला क्या कि शराब और पानी का अनुपात जो है वह 3:1। इसके मिश्रण में से कुछ भाग निकाला जाता है। जैसे माने चलिए कि 3 लीटर शराब है और 1 लीटर पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? मिश्रण जो हो जाएगा वह 4 लीटर हो जाएगा। 3 लीटर शराब और 1 लीटर पानी, यानी कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? तो 4 लीटर हो जाएगा। और देखिए, मिश्रण में से कुछ भाग निकाला जाता है, यानी शराब और पानी दोनों को मिला दिया जाता है और उसमें से कुछ भाग निकाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो जान लीजिए कि यदि मिश्रण में से कुछ भाग निकाला जाए तो उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनुपात उतना ही रहेगा, 3:1 ही रहेगा। अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आगे कह रहा है हम लोगों से कि कितना भाग निकाला जाए और उतना ही भाग पानी मिला दिया जाए। यानी कितना भाग निकाला जाए और उतना ही भाग पानी मिला दिया जाए। पानी मिलाने के लिए बोल रहा है कि अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। तो माना कि जो चीज हम निकालने के बाद ये चीज पता नहीं चला कि आखिर कितना हम निकाले हैं इसमें से। मिश्रण में से मान के चले कि 4 लीटर है, उसमें से थोड़ा सा अगर निकाल लेते हैं तो फिर देखिएगा कि जो अनुपात बचेगा वह अनुपात में कोई भी चेंज नहीं होगा। जितना अनुपात पहले था उतना ही अनुपात अभी होगा। फिर बोला जा रहा है कि जितना निकाला गया उतना ही मिला दिया जाए। क्या? पानी में मिश्रण जितना निकाला गया है उतना ही पानी डाल दिया जाए। तो पानी माना कि 1 लीटर इसमें डाल देते हैं तो कितना अनुपात हो जाना चाहिए? तो 1:1 हो जाना चाहिए। अब सोचिए, पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। पहले भी 1 था, अभी भी क्या है कि 1 है। तो यहां पे हम लोग ध्यान देंगे कि पहले 1 था, अभी भी 1 है,
इसका मतलब डाला नहीं गया है। तब यहां पे क्या करते हैं कि इसके बराबर यानी दूसरे पक्ष के बराबर करते हैं, यानी जिसमें डाला गया है उसको छोड़ करके दूसरे पक्ष को बराबर करते हैं। तो सोच के देखिए कि अगर हम इसको बराबर करेंगे यानी 3 के बराबर करेंगे तो इसे कितना से गुना करना होगा, तो 3 से गुना करना होगा। तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा ये भी 3 एकम 3। अब सोच के देखिए कि कितना इसमें डाला गया, +2 डाला गया, यानी 1 था और 3 हो गया तो कितना डाला गया, 2 डाला गया। अब यहां पे समझिए कि अब कितना मिश्रण है, मिश्रण जो है अब कितना है, तो 3 और 3 6 है, 3 और 3 6 लीटर है। 6 लीटर में कितना डाला गया और उतना ही निकाला गया है। तो माना कि 1 लीटर निकाला गया था मिश्रण और 1 लीटर पानी डाला गया। तो यहां पे देखिए कि कितना डाला गया। तो पहले देखिए कि पहले जो था 4 लीटर मिश्रण था, अब हो गया कितना, 3 और 3 6 लीटर हो गया। इसका मतलब क्या है कि 2 का अंतर है ना। तो 2 का अंतर है, इसका मतलब 2 लीटर ही डाला गया है, तो 2 लीटर निकाला गया होगा। तो कितना में, तो 6 लीटर में 2 लीटर डाला गया, 6 लीटर में 2 लीटर डाला गया है ना। तो अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1/3 भाग मिश्रण निकाला गया था। यही चीज आपका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 54 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड के अंतराल पर क्या होता है कि जलती है। यदि वे तीनों 11:17 देखिएगा, 11:17 और 00 सेकेंड के समय एक साथ जली, तो यानी एक साथ जली थी कब, 11:17 पर, 11:17 पर एक साथ जली थी। अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय जलेगी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक साथ जलेगी, यानी 3 बत्तियां, 4 बत्तियां या फिर 4 लोग, 5 लोग एक साथ कब जलेगी, एक साथ कब मिलेगी, एक साथ कब, यानी एक साथ वाला जब भी प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे कि जो विभिन्न अंतरालों पर जो समय दिया गया है इन सभी समय का एलसीएम निकालते हैं। तो ये सब का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम तो 24, 36 और 54 का एलसीएम आप निकाल करके देखिएगा तो 216 आएगा। तो 216 क्या आ गया, सेकेंड आ गया, 216 सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिनट में बदलते हैं। तो मिनट में बदलिएगा तो देखिए यहां पे कि 216 सेकेंड है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं हम लोग, तो 3 बार में 180, 6 8 3 11, यानी 3 मिनट 36 सेकेंड। 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद क्या होगा कि पुनः एक साथ तीनों बत्तियां जलेगी। तो एक बार जली थी कब, 11:17 पर। तो अब पूछ रहा कितना बजे जलेगी। तो यहां सोचिएगा कि 3 मिनट 36 सेकेंड बाद, तो इसमें 3 मिनट 36 सेकेंड जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका 36, 17 3 20, 11, यानी 11:20 36 सेकेंड पर यह तीनों बत्तियां एक साथ पुनः जलेगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 + 1 बटा 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 1 बटा नहीं है 2/3, 2/3, 1 2 3 4 5, 2 4 5 4, 1 2 3 4, ठीक है।
यहां देखिएगा कि एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ और इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, ये चीज निकालना है। तो इसे हम लोग देहाती भाषा में लेंगरा भीन के जोड़ बोलते हैं, है ना। और लेंगरा भीन के जोड़ को बनाने का तरीका है कि कैसे बनाएंगे, तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ काम करते हुए चलना होता है। अब यहां पे देखिए कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आसानी से एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले नीचे वाला का काम करेंगे, इसका, ठीक है। कहीं लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3, 5/3 है। तो 5/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा गुना में, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी 3/5 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा आपका 3/5। तो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 हो गया। फिर 5 ऊपर जाएगा तो 5/8 हो जाएगा, है ना, 5/8 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 5 13, 13/8, 13/8। तो ये हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा 8/13, तो 13 एकम 13, 13 8, 13 8 हो जाएगा 21, 21/13। तो 21/13 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 13/21, यानी 1 + 13/21 हो जाएगा। 21 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34/21, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि इस रूल से आप बना सकते हैं, कहीं भी लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब यहां पे देखिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को समझिएगा कि वो ट्रिक क्या कहता है। तो जब भी यहां पे आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अंश को लिखेंगे। तो अंश क्या है, जहां से हम लोग को काम करना है, तो काम करना नीचे से है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ट्रिक लगेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसमें हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ काम करना शुरू करेंगे। तो देखिएगा यहां पे सबसे पहले अंश लिखेंगे, तो 2 हो गया अंश। इसके बाद हर लिखेंगे, अंश और हर हो गया। अब यहां पे देखिए कि आगे 5 बार प्रक्रिया करेंगे, क्या चीज, तो देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 गो 1 है। यहां देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार हम लोग को करना है। तो 5 बार प्रक्रिया करना है, क्या करना है, तो ये दोनों को जोड़ना है। तो देखिए ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। फिर अब ये दोनों को जोड़ेंगे, एक बार प्रक्रिया हो गया। दूसरा बार देखिए फिर जोड़ेंगे, 5 और 3 8, ये 2 बार हो गया। अब तीसरा बार क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 5 13। फिर देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 13 8 21 हो जाएगा। और एक बार और प्रक्रिया बचा हुआ है। अब फिर 13 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 13 और 21 को जोड़ दिए, अब कुछ नहीं करना है। अब सीधा क्या करना है कि अंतिम वाला जो अंतिम परिणाम आया उसको ऊपर लिखेंगे, इससे जस्ट पहले है उसको नीचे लिखेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8.2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 7.6 माइनस मध्यम ब्रैकेट 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, इस पर बार लगा हुआ है यानी वेनिकुलम। इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यह बोर्ड मास का क्वेश्चन है और बोर्ड मास का आप नियम जानते होंगे, मैंने कई बार पढ़ाया है। तो इसे सबसे पहले किसका काम करते हैं, तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, और उससे भी पहले यानी ब्रैकेट से भी पहले किसका काम किया जाता है, तो बार का काम किया जाता है, यानी वेनिकुलम का काम किया जाता है। तो यहां पे देखिए कि वेनिकुलम किस में लगा हुआ है, तो इसमें लगा हुआ है। और हम लोग कहीं नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है आपको, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। यहां पे एक बार में आपका आंसर प्राप्त होगा यहां पे। तो देखिए क्या करना है, तो थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना है और माइंड में ही ज्यादा कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि वेनिकुलम जो है यानी बार जो है, यह क्या माइनस के ऊपर भी दिख रहा है, क्या माइनस के ऊपर नहीं दिख रहा है। और हम लोग गलती सबसे ज्यादा कहां पे करते हैं कि यहां पे इसके लिए हम माइनस मान लेते हैं, यानी 4.3 के लिए माइनस मान लेते हैं, आई दोनों को जोड़ देते हैं,
वहीं पे गलती होता है। यहां पे समझिएगा कि वेनिकुलम जो है 4.3 के ऊपर लगल है, इसका मतलब माइनस यहां पे नहीं लगा हुआ है, यानी इसके आगे माइनस नहीं है, यानी इसको प्लस में लेना है। तो यहां पे क्या करेंगे कि 4.3 ए प्लस में है और ए वाला आपका 2 माइनस में है। अब 4.3 में से 2 घटाइएगा तो यहां पे बचेगा 2.3 बचेगा। अब देखिए 2.3 के पीछे अब यहां पे देखिए आगे जो है माइनस हो गया, यानी 2.3 के आगे अब ये माइनस में है। अब माइनस में है तो इसमें से घटाएंगे तो 5.4 में से 2.3 घटाइएगा तो ये जो बचेगा ये कितना बचेगा आपका 3.1 बचेगा, 3.1 बचेगा। अब यहां देखिए 3.1 प्लस में है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 3.1 घटेगा किस में से, तो 6.5 में से घटेगा, तो घटाइएगा 6.5 में से 3.1 तो बचेगा 4 और ये हो जाएगा आपका 3, यानी 3.4 बच गया। अब 3.4 जो है प्लस में है, यहां पे देखिए माइनस में, यहां पे ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। फिर 3.4 को हम घटाएंगे किस में से, 7.6 में से तो बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा और ये 4 बच जाएगा, यानी 4.2 बच जाएगा। 4.2 एक प्लस में है और यहां वाला देखिए माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 8.2 में से 4.2 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है √8 यानी 8 का वर्गमूल है, √13 और इसका करनी के पावर है 4, इसका आधा है √16 और इसके करनी के पावर, रूट के पावर जो है 5। इसके बाद यहां पे देखिएगा ये जो है आपका 41 है √, और यहां इसका पावर 10। अब इसे से बोला कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है। तो यहां पे देखिएगा कि 8 के पावर कुछ नहीं तो 1, 8 के पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, और 1 है और यहां करनी के पावर जो है जब करनी हटाते हैं तो इसके पावर के बटा में चलाता है, यानी 8 के पावर के बटा में चलाएगा इसका पावर, यानी करनी के पावर, तो 2 हो जाएगा बटा में 2। इसका यहां देखिएगा कि ये 13 हो गया, 13 के पावर कुछ ना तो 1, यहां से ही जाएगा तो इसके बटा में 4 हो जाएगा। यहां पे देखिएगा ये 16 हो गया, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 5 जब करनी हटाएंगे तो 5 जो है इसके बटा में चलाएगा, इसके पावर के बटा में। इसका देखिएगा यहाँ पे कि 41 के पावर कुछ ना तो 1, इसके बटा में आ जाएगा कितना, तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये इन सभी के पावर के हरों का एलसीएम लेते हैं, तो 2, 4, 5 और 10 का एलसीएम लीजिएगा ना तो एलसीएम आ जाएगा आपका 20, तो 20 से सब में गुना कर दीजिए, एलसीएम से सब में गुना कर दीजिए ताकि सब से कट जाए, यानी सब से कब कटता, जब हम लोग एलसीएम लेते, तो एलसीएम ले लिए हैं। अब यहां पे देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाए, यानी सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 दाएं 20, 4 से काटेंगे 4 पचे 20, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 10 से काटेंगे 10 दूनी 20। ये हो गया आपका 8 के पावर 10, 13 के पावर 5, 16 के पावर 4 और 41 के पावर 2। हम लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को निकालना होता है, तो आसानी से इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। देखिएगा बेस, अब यहां पे बेस नहीं देखना, पावर देखना, पावर जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देखिएगा यहां पे कि पावर सबसे ज्यादा किसका है, तो 8 के पावर 10 है, इससे बड़ा कोई नहीं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, तो यही। अतः सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर √8 करनी के पावर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त की गई राशि 1800 रुपए और 1944 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए कि 2 वर्ष में ब्याज हो जाता है, 2 वर्ष में ब्याज, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 1800 हो जाता है, यानी 2 वर्ष के अंत में, जबकि 3 वर्ष के अंत में ब्याज जो हो जाता है वह 1944 रुपए हो जाता है। अब यहां पे देखिएगा कि दोनों के बीच में कितना साल का अंतर है, तो दोनों के बीच में 1 वर्ष का अंतर है, यानी 1 वर्ष का अंतर है। और ये दोनों के बीच में कितना रुपया का अंतर है, तो 1800 है और ब्याज कितना हो गया बढ़ करके, तो 1944, दोनों ब्याजे है, लेकिन देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 144 का अंतर है, 144। तो समझिए यहां पे कि 1 वर्ष में 144 रुपया इसका ब्याज हुआ। तो पहला चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसको मूलधन मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है, यहां से दोनों का जो अंतर होता है अगले वर्ष का, यह इसका ब्याज होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि दर बराबर क्या होता है, दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुने 100 आप बटा में मूलधन। अब यहां समझिए कि ये मूलधन पता नहीं है, लेकिन पहला जो ब्याज होगा, यानी पहला चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, यह मूलधन का काम करता है ना। और ये दोनों के बीच का जो अंतर है वह ब्याज का काम करता है। तो यहां पे समझिएगा कि ब्याज कितना हो गया, 144 गुने 100 अब बटा में 1800 जो है यह मूलधन का काम करेगा। 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो काट देंगे, 18 से काटेंगे तो 18 8 144, तो 8% इसका दर निकल करके आ गया, यानी रेट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि यदि परिमाप 64 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा कि जब अंतः त्रिज्या आपको दिया हुआ रहे और परिमाप दिया हुआ रहे तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंतः त्रिज्या गुने अर्ध परिमाप अंतः त्रिज्या गुने अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकलेगा, इस प्रकार, तो जब आपको अंतः त्रिज्या मालूम रहे और अर्ध परिमाप मालूम रहे, तो यहां से आसानी से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए अंतः त्रिज्या हम लोग को दे दिया है 5, अंतः त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है और परिमाप जो है 64 है। तो सोचे कि जब परिमाप जब 64 है तो इसको अर्ध परिमाप यानी आधा करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 64 में 2 से भाग दे दीजिए। अब यहां पे इसको काटेंगे तो 2 से 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुने 32, 5 दूनी 10 के 0, 5 3 15 1 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 160 वर्ग सेंटीमीटर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका और उसकी दूरी उसके जड़ से 30 मीटर है, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। तो यहां पे समझिएगा कि मान के चलिए कि ये एक पेड़ है, इतना लंबा पेड़ है और यहां से टूट गया, मान के चलिए कि ये यहां से टूट गया कहीं बीच से,
और पूरा बीच नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए यहां से अगर टूट जाता है तो टूटेगा तो यह भाग जो है गिरेगा इस प्रकार, और यह भाग जो है टूट करके इस प्रकार गिर जाता है। इस प्रकार गिर जाता है और भूतल से कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे मान के चलिए कि इसको मान लेते ए बी सी, यही भाग टूट करके इस प्रकार गिरा है और यहां पे 30 डिग्री का कोण बनाया। अब देखिएगा यहां पे कि जब यह 30 डिग्री यहां से ये वाला जो है यह 30 डिग्री है और बी से सी तक का जो दूरी है, जैसे यहां पे बोल रहा है क्या कि उसकी जड़ से 30 मीटर है, क्या चीज, उसकी दूरी जो है उसके जड़ से 30 मीटर। यहां जहां पे गिरा है, जहां पर टूट करके यह गिरा है तो यहां पे गिरा है, तो इसके जड़ से, तो पेड़ का जड़ तो यहां है, इसके जड़ से यहां तक का जो दूरी है वह 30 मीटर है। 30 मीटर है। अब यहां पे देखिए कि कौन सा त्रिभुज यह बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी यह जो एंगल है यह 90 डिग्री का है और एक 30 है, और आप जानते हैं कि त्रिभुज के यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक 90 है, एक 30 है, तो एक क्या होगा, तो 60 होगा, एक 60 डिग्री होगा। अब यहां पे देखिए कि 30 डिग्री के सामने ए वाला भुजा होता है, 60 के सामने ए वाला होता है और 90 के सामने जो है ए वाला होता है। और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री का वैल्यू दे दिया है, तो देखिएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका जो रेशियो होता है वह होता है 1/√3/2 होता है। ये चीज पता होना चाहिए। हम लोगों से पूछा कि पेड़ की ऊंचाई, यानी यहां से लेकर के यहां तक का ऊंचाई पूछा है, तो यहां से देखिए कि 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 30 मीटर है, जबकि यहां पे है √3, तो अनुपात में √3 है, लेकिन है कितना, 30 मीटर है। तो यहां से हम लोग अनुपात 1 का वैल्यू निकालते हैं, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 30/√3। 30/√3। इसका परिमेयकरण यदि हम लोग करेंगे तो अनुपात 1 का ही वैल्यू आएगा, ये परिमेयकरण करने के बाद, तो √3 से ऊपर में भी गुना, नीचे में भी गुना, तो हो जाएगा आपका 30 गुने √3। जब परिमेयकरण कीजिएगा और नीचे आ जाएगा आपका 3, तो 3 से काटेंगे 3 दहाई 30, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा 10√3। अनुपात 1 का वैल्यू 10√3 आ जाएगा। ठीक है, तो 10√3 आ गया, तो हम लोगों को निकालना है, देखिए 30 का वैल्यू, तो यहां से यहां तक का निकल जाएगा। अगर 30 का वैल्यू निकालते हैं देखिएगा, तो ए से लेकर के बी तक का दूरी निकल जाएगा, और फिर ए से सी तक का दूरी निकालेंगे तो यहां से यहां तक निकल जाएगा, यानी ए से मान के चलिए ओ हो गया, ओ वाला भाग ही जाकर के यहां पे सी पर गिरा है ना, यहां पे सी ही मान लीजिए, तो ये सी वाला जो है यही ना टूट करके यहां पे गया है, तो ए से लेकर के फिर सी तक का, और दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा पेड़ का लंबाई निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या कीजिए, इसके कर्ण को भी निकालना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री के सामने। तो देखिए हमको 30 डिग्री का भी वैल्यू निकालना है, तो 1 है, तो अनुपात 1 बराबर कितना, तो 10√3, और इसका वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 10 दूनी 20√3, और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 20 और 10 30√3, यानी 10√3 और 20√3, तो हो जाएगा आपका 30√3 मीटर, यानी पेड़ का जो लंबाई था वह 30√3 मीटर पेड़ लंबा था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित सारणी, यह सारणी दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे घरेलू खर्च 1000 में प्रति वर्ष दिया गया है। एक साइड आपको दिख रहा होगा कि घरेलू खर्च विभिन्न मदों पर, जैसे में किराना, किराया, अवकाश, EMI और टैक्स। जैसे कहने का मतलब किराना, यानी दुकान से जो लोग सामान खरीदते हैं खाने पीने का,
तो वह किराना का जो है वह खर्च है, इसका जो किराया है, रूम वगैरह रेंट पर होंगे तो किराया। अवकाश मतलब क्या है कि छुट्टी पर जो खर्च किया गया उस पर है। और ईएमआई मतलब क्या कि जो किसी भी चीज का किस्त जमा कर रहे हैं वह। और टैक्स यानी टैक्स भी भर रहे हैं, यानी अलग अलग वर्षों में अलग अलग इसका वैल्यू दिया गया। तो हम लोगों से पूछा है कि अवकाश पर औसत वार्षिक खर्च क्या। तो देखिएगा अवकाश पर औसत वार्षिक खर्च, अवकाश पर औसत वार्षिक खर्च बराबर, तो अवकाश पर कितने खर्च किए गए। तो देखिएगा तो औसत बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो कितना बार खर्चा किया गया है और कितना खर्चा किया गया, सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 15,000 प्लस 16,500 प्लस 17,300 प्लस 17,900 प्लस 18,5 हजार, यानी इतना खर्च किया गया है अवकाश पर। अब हम लोगों से औसत पूछा है तो बटा में संख्या लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 पूरे 5 वर्ष, तो 5 से इसमें भाग दे दें। अब इस सभी को जोड़िएगा तो देखिएगा यहाँ पे 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा। 8 और 2 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 36 और 5 35 के 5 हासिल 3, 3 1 4, 4 1 5, 6 7 8, यानी 85.2, 85.2 हो गया। अब बटा में 5 से भाग दे दीजिए। जब 5 से भाग दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सते 35, यह हो जाएगा आपका 0, 5 चौके 20, यानी यहां पे दशमलव आ जाएगा आपका, यानी 17.04 इतना हजार हुआ, यानी 17.04 हजार हुआ। तो हम लोग को हजार में निकालना है। तो सोचिए कि ये इतना दशमलव में है, इसको हजार में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 17.04 गुने 1000 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दशमलव हटाते हैं तो बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1704 पर 1 जीरो, यानी 17,040 रुपया इसका औसतन खर्च निकल गया। किस पर, तो अवकाश पर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर और 250 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी दो समरूप त्रिभुज है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि दो समरूप त्रिभुज हो और दोनों यानी एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है और दूसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछा जाए तो समरूप, समरूप मतलब क्या होता है, समरूप बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग कि यहां पे अनुपात समानुपात का प्रयोग करेंगे। तो जहां पे समानुपात का प्रयोग होगा वही समरूप होगा, एक के जैसा है ना, समान रूप वाला। तो देखिएगा यहां पे कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 360 अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 250 समानुपात। यहां पे लगाना है क्या कि पहले त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर, पहले त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर अनुपात दूसरे त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर। तो देखिएगा दूसरे त्रिभुज का भुजा हम लोग को मालूम नहीं है, तो यहां से क्या करेंगे कि x का स्क्वायर कर देंगे। अब समझिएगा कि यहां पे हम लोग देखते हैं कि नजदीक में नजदीक से गुना करते हैं, यानी नजदीक में नजदीक से और दूर में दूर से गुना करते हैं। तो दोनों को गुना एक साथ करेंगे और इसको एक साथ करेंगे। तो देखिए 360 गुने x स्क्वायर बराबर 250 गुने 8 के स्क्वायर कितना, तो 64। अब यहां से इसको काटेंगे तो देखिए
ये कटेगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 नमा 36, 4 से काटेंगे इसको तो 16 चौके 64, अब नहीं कटेगा। तो यहां पे देखिए x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 16 पचे 80 के 0, 16 दूनी 32, 32 8 40, अब बटा में चला जाएगा ये 9, बटा में कितना चला जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा 400 बटा 9, x बराबर हो जाएगा, देखिए 400 का भी वर्गमूल करना है और 9 का भी, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 से 3 छक 18, 2 20 बटा 3, यानी 6.2 बटा 3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है कि सुमित ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोगों को चाल निकालना है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो देखिए कि दूरी भी मालूम है कि 60 किलोमीटर दूरी तय करता है कितना मिनट में, तो 45 मिनट में, ये चीज हो गया। तो 60 किलोमीटर का दूरी तय करता है 45 मिनट में। तो देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी मीटर प्रति मतलब क्या, बटा, यानी मीटर प्रति सेकेंड होता है, नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर में दूरी दिया गया है तो यहाँ पे घंटा में समय होना चाहिए। तो देखिए किलोमीटर में दूरी है जबकि घंटा में समय नहीं है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। ये 60 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 60 गुने 60 बटा में 45, 15 से 15 दिया 45, 15 चौके 60, 3 से काटेंगे 20 दिया 60, यानी 20 चौके 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले जो चाल था, पहले चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब देखिएगा कि अब चाल कितना हो जाएगा, अब चाल जो हो जाएगा 15 घटा देना है, तो 15 घटाइएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देना है, तो हो जाएगा आपका 5, 7 में से घटेगा 6, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है क्या कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर दिया जाए तो वही दूरी कितना, 60 किलोमीटर, तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहां पे देखिए कि कितना समय लगेगा, तो समय बराबर अब क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना, तो 60 किलोमीटर, चाल कितना, तो 65। अब इसको यहां पे काटेंगे तो इतना घंटा हो जाएगा, है ना। जब इतना घंटा हो जाएगा इसको काटेंगे तो 13 से 13 पचे 65, यानी 5 से काटेंगे 13 बार में, और 5 से 5 एकम 5, यानी 15 चौक 12 पचे 60, 12 पचे 60। तो देखिएगा ये हो गया 12 बटा में 13 घंटा। हम लोग को आंसर क्या चीज में दिया गया, मिनट में। तो देखिए घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं, तो 12 छक 72, यानी 720 हो जाएगा, अब बटा में 13। अब 13 से इसमें भाग दीजिए, 13 पचे 65, 13 पचे 65, अब कितना बच गया 7, फिर 70 हो जाएगा, 13 पचे 65, 5 बचेगा, फिर 13 पचे 65, सॉरी 5 बचेगा तो कितना हो जाएगा 50, यानी दशमलव देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 13 या 39, 13 चौके 52 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में 39, अब बच जाएगा आपका 11, यानी अब काटिएगा तो 8 हो जाएगा। जैसे 55.38 मिनट का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा बराबर पी एवं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू। तो हम लोगों से पूछा है कि Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पे समझिएगा कि देखिए Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो यहां पे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू पी स्क्वायर। तो देखिए P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि देखिए P का स्क्वायर है, तो P का वैल्यू यहां पे रख दिया, इसका स्क्वायर माइनस 1। यहां पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। यहां से देखिएगा कि ये जो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1। अब यहां पे देखिए कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे इसको काटेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा यानी ये बच जाएगा आपका कॉस थीटा। अब यहां पे देखिए कि इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। एक प्लस में 1 है, एक माइनस में 1 है, दोनों कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। मान चलिए साइन थीटा में कॉस थीटा से गुणा कीजिए या कॉस थीटा में साइन थीटा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर लिख सकते हैं हम लोग। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक गुना में है, गुना में कितना बचा, तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। तो सोचिए कि इससे काटिएगा तो ये कट जाएगा, है ना, ये वाला कट जाएगा, आपका 2 बच जाएगा, तो 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू प्लस कॉस थीटा, यानी 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहां से देखिएगा आप कि 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, पी है ना, तो इसके जगह पे हम पी रखेंगे तो 2 गुने पी यानी 2p आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। इसे बोला कि यदि क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ चौथाई हो जाता है, यानी क्रय मूल्य अगर 2 गुना किया जाए तो लाभ जो होता है चौथाई हो जाता है, चौथाई मतलब 1/4 हो जाता है। तो यहां पे देखिए कि क्रय मूल्य यानी पहले जो था सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, पहले सीपी था, माने चलिए सीपी रुपया था, अब हो जाएगा 2 गुना यानी 2cp हो जाएगा। विक्रय मूल्य तो उतना ही है, विक्रय मूल्य तो उतना ही है। क्रय मूल्य क्या किया जाता है कि क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है। तो यहां पे देखिए कि लाभ बराबर क्या होता है, यानी प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य होता है। तो देखिएगा कि यहां पे पहले जो लाभ होता था वह कितना होता था, तो विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ हो जाएगा, पहले इतना लाभ होता था, अब हो रहा है कितना, तो एसपी माइनस 2cp इतना हो रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि पहले की अपेक्षा 1/4
ये लाभ हो गया, यानी पहले की अपेक्षा चौथाई लाभ है, तो इसको हम चौथाई करेंगे तो दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो वाला तो चौथाई था ही, अब इसको हम चौथाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बात बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका SP माइनस CP, 4 से इधर गुना कर देंगे तो 4SP माइनस 4 दूनी 8CP। CP वाला को इधर लाइए, चाहे उधर ही ले जाइए, और SP वाला को इधर लाते हैं, तो SP माइनस 4SP बराबर माइनस 8CP अब प्लस में CP। इसको घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3SP हो जाएगा। अब बराबर में माइनस 8CP में से 1CP घटाएगा तो माइनस 7CP बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो SP को उधर ले जाते अगर, तो मान के चलिए चाहे CP को इधर लाइए तो SP बटा CP बराबर हो जाएगा 7/3। अब सोच करके देखिए कि 3 रुपए के सामान को बेचा जा रहा है कितना में, 7 रुपए में, यानी ऊपर वाला जो है सेलिंग प्राइस है और नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है। तो 3 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेचा 7 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ कितना होगा, यानी प्रॉफिट जो होगा कितना होगा, 4 रुपया होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 4। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाता है प्रॉफिट इंटू 100, यानी लाभ गुने 100 आप बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो 3 है, ये हो जाएगा आपका 400 बटा में 3, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी 133.33 करके ऐसे ही आएगा, 133.33%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर सकती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो हम लोग इस फॉर्मूला पे बनाते हैं D बराबर S गुने T, जहां पे D जो होता है वह दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये सब चीज से मानते हैं। तो देखिएगा कि ट्रेन को पार करे, वह एक ही दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई आप जोड़िएगा तो एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और दूसरा का है 120, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी इतना मीटर हो गया बराबर। अब देखिएगा कि विपरीत दिशा में क्या होता है कि चाल जुड़ जाता है, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगा तो एक का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा का मालूम नहीं है, तो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगता है, तो 6 सेकंड में पार कर जाता है, 6 सेकंड में पार कर जाता है। अब यहां पे देखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहीं पे आप क्या करिए कि 5/18 से गुना कर दीजिए, 5/18 से यहीं पे गुना करते हैं, ठीक है। तो 6 से इसको हम काटते हैं तो 3 बार में कटेगा, इसको अगर जोड़िएगा तो हो जाएगा 220, ये हो जाएगा आपका 220 मीटर, और ये आपका सेकेंड है, तो 220 मीटर हो जाएगा, और ये वाला गुना में आ जाएगा, यानी 3 जो है इधर गुना में आ जाएगा, तो गुने 3 हो जाएगा बराबर 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो यहां पे काट ही देते हैं, ठीक है। तो 50 प्लस x गुने 5 है, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब इसको गुना कीजिए तो 3 से 4 तिहाई 12 के 2, ये मीटर हट जाएगा, 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12, 1 13, 132 बराबर 50 प्लस x, 50 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसको घटा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 2, 2 में से 0 घटेगा 2 हो गया, 13 में से 5 घटाइएगा 8, यानी 82 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे दिया गया है कि एक वृत्त है
इस प्रकार एक खींचा गया है। इसको इस प्रकार सटा करके खींचा गया है। इस प्रकार है। इस प्रकार है। इस प्रकार दिया गया है। यह है आपका ए बी सी डी। अब यहां पे देखिए कि दी गई आकृति में एक वृत्त चतुर्भुज ABCD को स्पर्श कर रहा है। एक वृत्त जो है चतुर्भुज ABCD को क्या कर रहा है कि स्पर्श कर रहा है, यानी इसको छू रहा है, टच कर रहा है। यदि AB बराबर 2x प्लस 3, BC बराबर 3x माइनस 1, CD बराबर x प्लस 6 तथा DA बराबर x प्लस 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिएगा कि इसके बराबर a वाला होता है, इसके बराबर a वाला होता है, इसके बराबर a वाला और इसके बराबर a वाला होता है। यानी देखिए आप कह सकते हैं कि AB और CD यानी AB प्लस CD बराबर होता है, यानी ये दोनों भुजा का योग जो होता है ये दोनों भुजा के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AD प्लस BC, यानी AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब यहां पे देखिए कि वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू हम लोग रखेंगे यहां पे कि AB बराबर क्या है 2x प्लस 3 है, तो AB बराबर 2x प्लस 3 रखेंगे। CD बराबर है x प्लस 6, तो यहां पे प्लस x प्लस 6 बराबर AD का मान कितना है, तो AD बराबर या DA बराबर आपको दे दिया है कि x प्लस 4, AD बराबर x प्लस 4। अब BC बराबर दिया गया है कि 3x माइनस 1, तो यहां पे प्लस हो जाएगा 3x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां पे इसको हम लोग निकालेंगे तो 2x आ 1x, 3x प्लस 6 3 9 बराबर 3 आ 1 4x, 4 में से 1 घटाइएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पे कि इसको हम इधर लाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 3x इधर जाकर के घट जाएगा, तो 4x में से 3x घटाइएगा तो x बच जाएगा। अब यहां पे देखिए ये 3 जो है इधर आकर के घट जाएगा, तो 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 बचेगा। तो हम लोगों से पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो यही x का वैल्यू 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 61 नंबर, बोला कि आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। यानी एक आदमी है और उसका बेटा है। बोला क्या कि आज से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बोला है इसलिए +2 लिखे हैं। आदमी का उम्र उसके बेटे की उम्र से 4 गुनी हो जाएगी। तो बेटा का अगर 1 मानते हैं तो आदमी का कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी 4 हो जाएगा। तथा उसके 4 वर्ष बाद, किसके, तो इसके 4 वर्ष बाद, तो 4 आ 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 आ 2 6 हो जाएगा, क्योंकि बोला उसके 4 साल बाद, तो 4 आ 2 6 साल बाद। 6 साल बाद क्या होता है, आदमी की आयु उसके बेटे की तिगुनी हो जाता है। तो बेटा को 1 मानते हैं तो आदमी का कितना हो जाता है 3 गुना, यानी 3 हो जाएगा। तो बोला कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे से दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अंतर क्या बराबर आ रहा है, इस आदमी की आयु के बीच का अंतर, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, अंतर बराबर नहीं आ रहा। अंतर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में दोनों का अंतर देखते हैं, तो 3 का अंतर है, नीचे दोनों का अंतर 2 का अंतर है, नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब देखिए अंतर बराबर आ गया, तो दोनों में 1 का अंतर है। तो यहां समझिएगा कि अनुपात 1 का अंतर है, जबकि दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो दोनों प्लस में, घटाइएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यानी 4 का अंतर हो गया। अब यहां से समझिएगा
कि 4 का अंतर है तो अनुपात 1 बराबर 4, तो 8 बराबर कितना, 8 चौके 32, और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहां पे समझिए कि यह जो 32 वर्ष निकला और 8 वर्ष निकला, ये कब का निकला, तो 2 वर्ष बाद का निकला, यानी ऊपर वाला जो अनुपात है यह 2 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान में निकालेंगे हम लोग, वर्तमान में आयु निकालेंगे तो 2 घटाना पड़ेगा, तो इसमें से भी 2 घटाना होगा, तो 2 घटाइएगा तो इसका 30 वर्ष हो जाएगा और इसका हो जाएगा 6 वर्ष। अब बोला क्या कि कितना वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कि ऑप्शन नंबर डी, बाकी बात चेक कीजिएगा नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा कि 18 वर्ष बाद है, तो 18 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 18 इसमें भी जोड़ना होगा, तो इसको जोड़िएगा तो 8 6 14 यानी 18 6 24 हो जाएगा, 24 वर्ष। 18 साल बाद अभी यानी वर्तमान में पुत्र जो है वह 6 वर्ष का है, तो 18 साल बाद कितना का हो जाएगा, तो 24 वर्ष का। तो अभी वर्तमान में पिता जो है वह 30 वर्ष के हैं, तो पुत्र 18 वर्ष बाद कितना वर्ष के हो जाएंगे, तो 48 वर्ष के हो जाएंगे, 48 वर्ष। अब देखिए कि ये 2 गुना है कि नहीं, तो 24 दूनी 48 बिल्कुल है, तो कितना वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद। तो आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष बाद, यानी 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो गया क्या, तो 18 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि यदि a बराबर 1/a-5, जहां पे a से छोटा 0 या 0 से बड़ा a है, तो a प्लस 1/a बराबर क्या होगा। तो समझिएगा यहां पे कि यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इधर उधर भेजते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए, दोनों गुना में आ जाएगा, तो a इंटू a-5 बराबर क्या, तो 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि a को भेज देते हैं उधर, तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो a-5 बराबर 1/a। अब इसको क्या करते हैं कि उसको भेज देते हैं उधर, चाहे इसको इधर लाते हैं इसको इधर भेज देते हैं, तो a-1/a बराबर, ये माइनस में 5 है उधर जाएगा तो प्लस में 5। ये क्वेश्चन हो गया तनी सीधा। अब देखिएगा कि इतना का वैल्यू निकालना है, तो सोचिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab होता है, ये चीज मालूम होगा। तो सोचिए कि a प्लस b का वैल्यू निकालना है हमको, तो a प्लस b यानी a प्लस b का वैल्यू क्या है, 1/a है, इतना का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, और a माइनस b का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 4 गुने a गुने b, तो a का मान क्या है, a का मान a ही है, तो गुने a और गुने b का मान क्या है, तो 1/a है, a से a कैंसिल हो गया, तो a प्लस 1/a बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 4 एकम 4, तो 25 और 4 29, यानी रूट अंडर कितना आ गया, 29 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर, बोला कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 450 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीदा, तदनुसार चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो देखिए चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकालना है हम लोग को, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर होता है, तो देखिए यहां पे मूल्य गुने, तो कुल दाम कितना है, दाम है 450, यानी 450 रुपया पर ही, यानी दाम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है उतना ही का सामान खरीद रहा है, तो 450 गुने जितना प्रतिशत है ऊपर लिखिए। अब प्रारंभिक मूल्य में क्या किया जाता है कि 100 में से घटा दिया जाता है नीचे, यानी 100 माइनस जितना प्रतिशत कमी होता है या वृद्धि होता है उतना यहां पे जोड़ते घटाते हैं, तो 10% कमी हो रहा है ना, तो 10% कमी हो रहा है, तो 100 में से 10 घटा देंगे नीचे में, ऊपर में 10% जैसे कि तैसे रहेगा। अब बराबर में अधिक मात्रा, यानी कितना अधिक, तो 5 किलो अधिक मिलता है,
चीनी का दाम जब घट जाएगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, और यानी कोई सामान का दाम यदि बढ़ जाएगा तो कम मिलेगा सामान उतना ही रुपया में। अब यहां से देखिए कि निकालेंगे हम लोग कि 450 गुने 10 बटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बराबर 5, 0 से 0, 9 से काटेंगे 9 पचे 45, 50 बार में 5 से काटेंगे 5 दहाई 50, यानी प्रारंभिक मूल्य जो निकल करके आया चीनी का 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम इसका प्रारंभिक मूल्य निकल करके आ गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्याम अपने वेतन का 14% हिस्सा अनाथों पर एक संस्था को, 16% दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 13% दिव्यांगों की एक संस्था को दान देता है, और वह अपने वेतन का 12% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है, और शेष 24,525 रुपए वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। दृष्टिहीनों की संस्था को वह कितना दान करता है। तो देखिएगा यहाँ पे सब खर्चा इसका जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 14% हिस्सा अनाथ के लिए, तो 14% प्लस 16% दृष्टिहीन के लिए, तो 16% इसको जोड़ लीजिए, प्लस में 13% दिव्यांग के लिए, प्लस में 12% हिस्सा मेडिकल कैंप के लिए, 12%। तो कुल खर्च इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 2 5, 6 5 11, 11 4 15 के 5 हासिल 1 1 2 3 4 5, यानी 55% टोटल क्या करता है कि खर्च कर देता है। तो यहां से देखिए क्या किया कि टोटल खर्च कर दिया। तो बचत इसका क्या होगा, तो बचत जो होगा, मान के चलिए कि ये 100% कमाता है, तो 100% में से 55% यह खर्च कर देता है, तो 55% घटाइएगा तो 45% बच जाएगा। यह इसका बचत निकला। तो देखिए कि 45% में 45% बचत है, जबकि है 24,525 रुपया, 24,525, दोनों बातें यहां से बराबर हो गई। अब इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से 5 चौके 20, 5 9 45, 50 25, 9 से काटिएगा तो 9 पचे 45, 4 बचेगा 40, 9 चौक 36, 4 40, 45 हो गया, 9 पचे 45, यानी 1% का वैल्यू निकल करके आ गया 545। 1% का वैल्यू 545 आ गया। तो हम लोगों से पूछ रहा है दृष्टिहीनों की संस्था को वह कितना दान करता है। तो दृष्टिहीनों की संस्था को कितना दान करता है, तो देखिएगा दृष्टिहीनों की संस्था को 16% दान करता है। तो 1% का वैल्यू 545, तो 16% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 गुने 545, इसको गुना करेंगे तो 16 पचे 80 के 0, 16 चौके 64, 64 8 कितना हो जाएगा, 72 के 2 हासिल 7, 16 पचे 80 या 7 87, यानी 8720 रुपया वह दृष्टिहीनों के संस्था को वह क्या करता है कि दान स्वरूप देता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि 2 पाइप P तथा Q एक खाली टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। P को भरने में लगता है 15 मिनट, जबकि Q को लगता है 20 मिनट। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 5 मिनट के बाद पाइप P को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो यहां से टंकी का क्षमता निकल जाएगा, तो 15 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। ये 4 जो आया और 3, ये क्या है, P और Q के भराव क्षमता है। जैसे देखिएगा कि P क्या करता है, 60 लीटर का टंकी है टोटल, यही टंकी में 60 लीटर पानी आएगा। P क्या करेगा कि प्रति घंटा 4 लीटर भरेगा और Q प्रति घंटा 3 लीटर भरेगा। लेकिन होता क्या है कि दोनों टंकी को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। तो सोचिए कि 5 मिनट बाद ना P को बंद किया गया, इसका मतलब P और Q 5 मिनट तक के काम किया है। तो 1 मिनट में दोनों मिलकर के कितना काम करेगा, हाँ मिनट में, घंटा में नहीं, मिनट में। तो घंटा मिनट उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हाँ मिनट में दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कि 1 मिनट में P कितना भरेगा, तो 4 लीटर, और Q 1 मिनट में तो 3 लीटर।
तो 4 और 3 7 लीटर 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना 35 लीटर, 35 लीटर भरा गया। अब P को बंद कर दिया गया, लेकिन Q तो चालू है। तो इसमें से देखिए 35 लीटर अगर हम घटा देते हैं, क्योंकि 35 लीटर तो भरा गया है, तो 60 में से 35 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 25 लीटर जो है अब शेष बचा हुआ है। और 25 लीटर को कौन भरेगा, तो Q भरेगा। क्यों? क्योंकि Q ही बचा हुआ है, P को तो बंद कर दिया गया है। अब देखिए Q जो है वह शेष भाग को भरेगा, शेष भाग को। तो शेष भाग कितना 25, इसका क्षमता कितना है 3 लीटर प्रति मिनट। तो 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3 8 24 एक 25/3, यानी 8 मिनट, यानी 8 पूर्णांक 1/3 मिनट। अब देखिए 1/3 को सेकेंड में बदल दीजिए, तो सेकेंड में बदलिएगा, क्या कीजिए सेकेंड में भी आंसर है। तो 1/3 मिनट है, मिनट को यदि सेकेंड में बदलिएगा तो 60 से गुना करना होगा, तो 20 × 60 यानी 20 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो बोल रहा है कि पूरा समय कितना लगा, तो कुल समय बराबर हो जाएगा, देखिएगा कुल समय बराबर 5 मिनट तो दोनों मिलकर के भरे हुए पहले से, अब बाद में Q अकेला कितना भरा है 8 मिनट 20 सेकेंड भरा है ना। तो 5 + 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 13 मिनट, ऐसे लिख लीजिए। 5 मिनट + 8 मिनट 20 सेकेंड, तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा, 13 मिनट 20 सेकेंड, 13 मिनट 20 सेकेंड इसको भरने में कुल समय लगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि a बराबर 7 - 4√3, तो पूछ रहा है कि a के पावर 1/2 प्लस 2 के पावर -1/2 का मान क्या होगा। देखिएगा, सॉरी a है यहां पे, a के पावर -1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या के पावर अगर 1/2 हो, इसका मतलब होता है वर्गमूल, यानी a का वर्गमूल प्लस पावर। देखिए पावर में माइनस लगा हुआ है, तो जब पावर में माइनस लगा हुआ रहे तो बेस पलट जाता है, यानी 1/a हो जाएगा और a के पावर 1/2 हो जाएगा। √a प्लस 1/a के पावर 1/2 का मतलब क्या, a का वर्गमूल, ये हो गया। अब यहां से देखिए कि इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, a का मान यहां से रखेंगे इसमें, तो रूट के अंदर कितना रखना होगा, तो 7 - 4√3 रूट के अंदर रखना पड़ेगा, प्लस में 1/3 इतना के लिए √a का वैल्यू 7 - 4√3। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक छोटा रूट है और एक बड़ा रूट है, तो छोटा रूट के बाहर अगर 2 रहेगा तभी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए 2 लाने के लिए क्या करेंगे कि 7 - 2 × 2 कर सकते हैं 4 को, √3 प्लस 1/√7 -2 × 2 √3। अब देखिए 1 2 का काम है, यानी छोटा रूट के बाहर 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 जो है एक्स्ट्रा वो तो बिना मतलब का है, इसको हम लोग क्या करते हैं इसके रूट के अंदर भेज देते हैं। तो सोच के देखिए कि रूट के बाहर जब निकलता है यानी वर्गमूल जब होता है तो 1 जोड़ा के बदले में यानी 2 के बदले 1 बाहर निकलता है, फिर जब अंदर जाएगा तो 2 बन के जाएगा, यानी 2 के स्क्वायर बन के जाएगा 4। तो यहाँ देखिए 7 - 2 रूट हो जाएगा कितना, 4 बन के अंदर जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, तो 4 × कितना हो जाएगा 12 प्लस 1/, वही चीज लिखेंगे 7 - 2√12। अब यहां से देखिए क्या करना है,
इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, यानी छोटा रूट के अंदर जो संख्या है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके 7 आना चाहिए, है ना। तो दोनों को जोड़ करके 7 आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 3 7, ये भी देखिए 4 तिहाई 12, 4 3 7। अब यहां पे देखिए क्या क्या करना है इसको, तो 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे और रूट लगा देंगे इस पर, प्लस 1 बटा ये भी हो जाएगा आपका √4 माइनस √3। ये हो गया √4 माइनस √3 प्लस, जब हरों का परिमेयकरण कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, हरों का परिमेयकरण कीजिएगा तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी √4 अब प्लस में हो जाएगा आपका √3। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों का वर्गों का अंतर कीजिएगा, यानी √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 न भी लिखिएगा चलेगा। तो देखिए √4 माइनस √3 प्लस √4 प्लस √3, प्लस वाला से माइनस वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए √4 का मतलब 2 प्लस इसका भी मान 2, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक बंटन का माध्य 25 और मानक विचलन 12 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो देखिएगा विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुने 100 अब बटा में माध्य। प्रतिशत में बोल रहा है तो प्रतिशत यहां पे लगा दीजिए। तो देखिए मानक विचलन कितना दिया हुआ है, तो मानक विचलन जो है वह 25 है, 25 गुने 100। अब माध्य देखिए माध्य कितना है, तो माध्य है, सॉरी मानक विचलन जो है 12 है, मानक विचलन 12, ठीक है। अब गुने 100, अब बटा में माध्य कितना है तो 25, तो 25 लिखेंगे, प्रतिशत है तो प्रतिशत, 25 से 25 चौके 100, 12 से गुणा करेंगे 4 में 12 चौके 48 प्रतिशत हो जाएगा, यानी विचरण गुणांक प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो 48% हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों का औसत रन संख्या 38.9 थी, यानी 10 मैच में क्या किया कि 38.9 एवरेज रन लाया है। तो नंबर इंटू एवरेज बराबर होता है टोटल, यानी योग होता है, ठीक है। तो नंबर यानी संख्या कितना, मैचों की संख्या 10 है और एवरेज है 38.9, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 389 हो जाएगा। 389 रन क्या किया कि 10 मैच में बनाया। यदि पहले 6 मैचों का औसत रन 42 है, प्रथम 6 मैचों का औसत रन कितना है तो 42, इसको गुना कीजिए तो 6 दूनी 12 के 2, 6 चक 24, 24 है 25, 252 हो गया। तो बोला अंतिम 4 मैचों की औसत रन संख्या क्या है। तो यहां से समझिएगा कि 10 मैचों के कुल रनों में से हम 6 मैचों का कुल रन घटा देते हैं, तो जो बचेगा वह 4 मैचों की कुल रन संख्या बचेगा। तो 9 में से 2 घटेगा तो 7, 8 में से 5 घटाइएगा तो 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी 137 रन 4 मैचों में बच गया। हम लोग को एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल रनों की संख्या अब बटा में मैचों की संख्या। तो मैचों की संख्या कितना बचा हुआ है 4, तो यही चीज पूछ रहा है। अब इसमें भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4 के 12, 17 हो गया, 4 चौके 16, 1 बचेगा दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 34.25 इसका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
इसे बोला क्या कि एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी। यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो 9 घंटे लगते हैं। कुल दूरी कितना? तो देखिएगा कि कुल दूरी यानी दूरी बराबर कुल दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। तो औसत चाल यदि हम लोग निकालेंगे तो औसत चाल बराबर होता है, देखिएगा औसत चाल बराबर होता है 2 गुने जाने की चाल प्लस आने की चाल, यानी आधा आधा दूरी रहेगा तब ये वाला काम करेगा। तो जितना दूरी गया उतना ही दूरी फिर आगे गया, या फिर मान चलिए कि जो उतना ही दूरी वापस आया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो 2 गुने यानी 2xy बटा में x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई होता है। तो यहाँ पे देखिए कि चाल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो जितना दूरी गया है उतना ही दूरी फिर आगे गया है ना। तो यहाँ से औसत चाल पर हम लोग निकाल सकते हैं कि 2xy, तो 2 गुने पहला चाल है इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बटा में 4 प्लस 5 और गुने समय कितना? तो 9। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने, तो गुना कर देते हैं 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 बटा 5 4 9 गुने 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया यानी 40 किलोमीटर। यहां से जो दूरी निकल करके आ गया कुल दूरी वह 40 किलोमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर। बोला कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिए उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? दोनों में। अनुस्पर्श मतलब क्या होता है? बाहर से स्पर्श किया जाता है। तो यहां पे देखिए कि 2 वृत्त है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्योंकि इसका त्रिज्या जो है एक का बड़ा है एक का छोटा है। यहां पे देखिए कि इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है जबकि इसका त्रिज्या जो है वह 9 सेंटीमीटर है। ये दोनों के बीच का जो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक का दूरी जो है, दोनों के केंद्र बिंदु से जो दूरी है, यानी दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच का दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा यहां पे, और दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और इसका है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। अब यहां पे बोला है क्या कि अनुस्पर्श रेखा। अनुस्पर्श रेखा मतलब क्या कीजिए, यहां से सीधा यहां पे मिला लीजिए, यही इसका अनुस्पर्श रेखा होगा। और जहां से यह स्पर्श करता है यानी वृत्त को जहां से छूता है वहां से इसका जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। ये जो बनता है यह 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान से समझिएगा। अब सोच के देखिए कि इसका जो त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर है जबकि इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अगर हम दोनों को यहां से एक लाइन खींच करके बराबर करते हैं, दोनों को यहां से अगर हम बराबर करते हैं, मान के चलिए यहां से इसको यदि हम बराबर कर दिए यहां से, तो जब 9 सेंटीमीटर है तो इधर 9 सेंटीमीटर होगा। आई जब 9 सेंटीमीटर है तो इधर बच जाएगा कितना? तो 12 में से 9 घटेगा तो 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये बन रहा है आपका आयत, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये 9 है तो ये भी 9 है, ये 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोगों को पूछा है कि इसका लंबाई क्या है, इसका और इसका लंबाई। मान के चलिए कि ए हो गया आपका ए, बी हो गया और इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, यानी सी डी की लंबाई हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है, 90 डिग्री के जो सामने होता है वह कर्ण होता है। और ये हो गया इसका आधार हो गया 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे लंब हो गया।
तो देखिएगा कि सी डी का स्क्वायर बराबर, यानी ये हो गया आपका जैसे आधार हो गया है ना, एक कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर कितना है, यानी 15 के स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो 15 के स्क्वायर 225 माइनस 3 के स्क्वायर 9। सी डी बराबर हो जाएगा 15 में से 9 घटेगा, 9 6 15 6, ये बच जाएगा 1 2 216 हो जाएगा, यानी सी डी बराबर 216 हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए 216 को जब तोड़िएगा तो सी डी बराबर हो जाएगा आपका, 216 को तोड़ते हैं तो 216 6 से डायरेक्ट तोड़िए तो 6 3 18 6 1 36, 6 से 6 1 36, यानी 6 के क्यूब होता है ना। तो 216 का घनमूल जो होता है, यानी घनमूल नहीं, 216 जो होगा 6 गुने 6 गुने 6 होगा, यानी रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6 3 बार। अब यहाँ पे देखिए कि वर्गमूल में क्या होता है कि एक जोड़ा, यानी 2 का एक जोड़ा बनता है, यानी 2 का एक पेयर बनता है और 2 के बदले में एक बाहर निकाला जाता है। तो 2 को 6 के बदले एगो बाहर 6 आ जाएगा, एगो अंदर रह जाएगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो 6√6 सेंटीमीटर हो जाएगा सी और डी की लंबाई, और यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।